नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है और इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है गुण संधि। दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ बहुत ही सामान्य चीज़ें होती हैं जो लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम सामान्य प्रविष्टियाँ कहते हैं। जैसे कि विद्यालय का नाम क्या है जहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कक्षा कौन सी है, वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है जिस दिन हम ये प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपनी पाठ्य योजना प्रस्तुत करने वाले हैं, ठीक है, दिवस क्या है, विषय क्या है, ठीक है, विषय हमारा जो रहेगा संस्कृतम व्याकरणम है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये व्याकरण की पाठ्य योजना है। अगर गद्य पद्य की होती तो संस्कृत पद्य गद्य होता, ठीक है। तो ये संस्कृत व्याकरण हमारा विषय रहेगा। कालांश जो भी होगा उसके अनुसार लिखेंगे। प्रकरण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज का हमारा प्रकरण है गुण संधि, ठीक है। उसके बाद अवधि क्या है कक्षा की, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना में सबसे पहला जो सोपान आता है वो है सामान्य उद्देश्यानी का। सामान्य उद्देश्यानी यानी कि कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जो संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत की भाषा से संबंधित होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है संस्कृत पदानाम धातुनाम क्रियानाम च शुद्ध रूपेण ज्ञान प्रदानम, कि बच्चों को संस्कृत के पदों का, संस्कृत की धातुओं का, क्रियाओं का शुद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करना। और शुद्ध वाक्य रचनाया ज्ञान प्रदानम, कि शुद्ध रूप से वाक्यों की रचना करना, कि किस तरीके से वो शुद्ध वाक्य बना सके, उसका ज्ञान प्रदान करना। फिर संस्कृत व्याकरणम नियमानाम परिचय, कि संस्कृत व्याकरण में कुछ नियम होते हैं तो उनमें क्या नियम जो है वो सामान्य होते हैं, उनका परिचय कराना। फिर है छात्राणाम तर्क शक्ति है रचनात्मक प्रवृत्ति विकास, कि छात्रों की तर्क शक्ति का और रचनात्मक प्रवृत्ति का, कि उनको क्रिएटिव बनाना, कि वो खुद से ही सेंटेंस बना सके और वाक्यों का प्रयोग कर सके, वाक्यों का निर्माण कर सके, इसका भी विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्टोद्देश्यानी का सोपान। इसमें जो प्रकरण होता है उससे संबंधित कुछ विशेष बातें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे देखते हैं कि पहला क्या है, छात्राणाम संधि विषय विशेष परिचय प्रदानम, कि बच्चों को गुण संधि पढ़ाने से पहले संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि कैसे होती है, इसके बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्रदान करना। अब भाई, जब बच्चे संधि के बारे में जानेंगे तभी तो गुण संधि कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले संधि के विषय में ज्ञान प्रदान करना। फिर आएगा दूसरा क्या, गुण संदेह नियमानाम अध्यापनम संदेह शुद्ध रूपाणाम अभ्यासचा, कि जो गुण संधि है, ठीक है, उसके नियमों का अध्यापन करना, नियमों को बताना और संधि के शुद्ध रूप का अभ्यास करवाना, कि संधि आखिर होती ही कैसे है, कैसे दो शब्द मिलते हैं और कैसे उनको विग्रह यानी अलग किया जाता है, किस रूप से उनका विग्रह होता है या संधि होती है, तो वो सब बताना। फिर उसके बाद आएगा छात्रेषु संधि युक्त वाक्या नाम प्रयोग कौशलम संपादनम, वही है कि जो छात्रों में जो संधि युक्त पद हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, वाक्यों में किस प्रकार से संधि का प्रयोग करना चाहिए, उसका ज्ञान प्रदान करना। विशिष्टोद्देश्यानी के बाद आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। इसमें जो हम प्रकरण आज पढ़ा रहे हैं इससे पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या होगा, कि इससे पहले मतलब गुण संधि पढ़ाने से पहले बच्चों को किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है इसमें, छात्रा संधि एवं स्वर व्यंजन आदि विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिता संति, कि बच्चे जो हैं संधि और स्वर व्यंजन आदि के विषय में सामान्य रूप से पहले से ही परिचित है, यानी कि उनको संधि आती है, उनको संधि पता है कैसे होती है, और स्वर व्यंजन क्या होते हैं, कैसे वर्ण होते हैं, उनको इसके बारे में पहले से ही बोध है। इसके बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान। इसमें फ्लैश कार्ड, लपेट श्यामफलक, ठीक है, चार्ट वगैरह, पीपीटी, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, प्रस्तुति साधन और पाठ्य पुस्तक की भी सहायता आप ले सकते हैं। तो जो भी चीजें आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं उसको यहाँ पर सहायक उपकरणानी में लिखेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट और कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सहायक उपकरणानी के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान। और प्रस्तावना का सोपान आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से ही आपकी जो पाठ्य योजना है शुरू होती है और यहीं से आप अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं जब आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ध्यान रहे कि जो प्रस्तावना का सोपान है उसमें जो हम प्रश्न बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 प्रश्न होने चाहिए, यानी 3 से 5 प्रश्न हम ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा, और जो अंतिम प्रश्न होगा, जो आखिरी प्रश्न होगा आपका,
वो समस्यात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। अब इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों आज हम ये चीज पढ़ेंगे, तो इसमें संस्कृत में क्या बोलेंगे कि छात्रः अद्य वयम गुण संधि विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, कि बच्चों आज हम गुण संधि के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। अब इसमें जो है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसके लिए क्या है कि छात्र अध्यापका लपेट श्याम फल के फ्लैश कार्ड इत्यादि पंच पदानी उदाहरणानि व लिखती, कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो लपेट श्याम फलक, जो भी आपके पास श्याम फलक है उसमें, या फिर फ्लैश कार्ड या चार्ट वगैरह का यूज करते हैं, उसमें 5 पद लिखते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से लिखते हैं कि प्रत्येक पदम गुण संधि संबंध वर्तते, जो प्रत्येक पद है वो गुण संधि से संबंधित होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पर दिया होगा, आप देख सकते हैं कि उप धन इंद्रः उपेन्द्रः, महाधन ईशः महेशः, हितजम उपदेशः हितोपदेशः, देवधन ऋषि देवर्षि, तव धन ऋकारः तवलकारः। इस तरीके से आप चार्ट पर या फ्लैश कार्ड पर लपेट श्यामफलक या कोई भी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है आप उस पर लिख सकते हैं। जब आप ये 5 वाक्य या 5 पद प्रस्तुत कर देते हैं बच्चों के सामने, उसके बाद आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक पूछते हैं क्या कि प्रथम उदाहरण है उपधन इंद्र इत्यत्र प्रथम पदस्य अंतिम वर्ण की मस्ती। आप पूछेंगे कि जो पहला पद है, ठीक है, उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है। ठीक है, तो बोलेंगे कि उप है। ठीक है, उप में अंतिम क्या है, अ। ठीक है, तो अवर्ण अस्ति। फिर आप पूछेंगे कि द्वितीय पद से आदि वर्ण की मस्ती, की जो द्वितीय पद है उसका आदि यानी पहला स्टार्टिंग का वर्ण क्या है, तो क्या है इसमें द्वितीय वर्ण क्या है, इंद्र, तो इसका स्टार्टिंग का वर्ण क्या होगा, ई। ठीक है, तो ई वर्णास्ति बच्चे बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे कि अ धन ई मेलनयो किम भवति, कि आ और ई को मिलाने से क्या बनता है। ठीक है, या क्या होगा, तो छात्र बोलेंगे कि ए। ठीक है, ए होगा, आ और ई को मिलाएंगे तो ए आदेश भवति, अतः उपेंद्रा भविष्यति। इस तरीके से आप बताएंगे कि तो उपधन इंद्र क्या बनेगा, उपेंद्रा, क्योंकि यहाँ ए आदेश हो गया। ठीक है, तो ये उपेंद्र बन जाएगा। इस तरीके से आप 4 जो बाकी उदाहरण उनको बच्चों को समझाएंगे और बताएंगे। जब आप 5 उदाहरण बच्चों को बता देंगे, समझा देंगे, तो उसके बाद भी आप कुछ अन्य उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अन्य उदाहरणानि क्या है, 10 उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं। अब इसमें पहले क्या है, पदों को अलग करके बताया है कि देव धन इंद्र देवेंद्र बनता है, और इसमें आदि वर्ण और अंतिम वर्ण क्या होता है, आ धन ई के मिलने से ए बनता है। फिर दूसरे में क्या है किया है कि नर धन ईशा लिया गया है, नरेशः। ठीक है, तो इसमें क्या है, आ और ई, इसके भी ए बनता है। फिर चौथा वर्ण आप देखेंगे कि चौथा वर्ण क्या है, ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक है, इसका क्या बनता है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आ धन री के मिलने से अर आदेश होता है। तो इस तरीके से आप समझाएंगे। फिर बाकी के भी जो उदाहरण है आप इस तरीके से समझाएंगे। फिर सामान्यकरण करेंगे। इसमें आप बताएंगे छात्रः प्रस्तुतानि उदाहरणानि सावधानी पूर्वक निरीक्षन्ते, प्रयोग विषय मनसी चिंतयन्ति, वारम वारम अवलोक्य आलोचन्ति। मतलब यह है कि जो बच्चे हैं, जो उन्होंने उदाहरण देखा है छात्रों ने, वो उसको सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं। वो देखते हैं कि यार ये नियम कैसे बना, इसमें कैसे आया उदाहरण, इसमें कैसे आया, आ कैसे आया, ई आया, ए आदेश कैसे हुआ। फिर वारंवार अवलोक्य आलोचयन्ति, यानी बार बार देख करके आलोचना करते हैं। यानी छात्र अध्यापक के छात्र अध्यापिका से आपसे पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ, मैम ये कैसे हुआ, इसमें ये कैसे आया, ये संधि कैसे हुई। इस तरीके से वो प्रश्न करेंगे छात्र। ठीक है, फिर आता है नियमीकरण का सोपान। नियमीकरण के सोपान में हम बताते हैं कि कहाँ पर कैसे संधि हुई है, आ के बाद ई आने पर क्या आदेश होता है, किस तरीके से संधि होती है, किस तरीके से संधि विच्छेद होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ और दीर्घ आ इत्यन्योः पश्चात ई उ री री वेति वर्णः आगच्छति चेत क्रमशः इत्येषां स्थाने ए ओ अर अल व भवति। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि यदि आ और दीर्घ आ है, ठीक है, इनके बाद अगर ई उ री री इनमें से कोई वर्ण आता है, ठीक है, द्वितीय पद में और प्रथम पद के बीच में, जैसे मान लो आ है, ठीक है, और ई है, अगर ये आता है तो इनके स्थान पर ए आदेश होगा। लेकिन अगर क्रम से है, ई उ री री है आ के बाद, ठीक है, तो इनके स्थान पर क्रम से क्या आएगा, ए ओ अर अल। ठीक है, ये इनका आदेश होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया होगा, आप देख सकते हैं यथा में क्या है, अ धन ई क्या बनता है, ए। आप देख सकते हैं ऊपर जो 10 उदाहरण दिए गए हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि किसके बाद क्या आदेश होता है। फिर आता है प्रयोग का सोपान। प्रयोग के सोपान में क्या हम सूत्र बताते हैं, ठीक है, कि सूत्र को किस तरीके से प्रयोग करते हैं, सूत्र का क्या अर्थ होता है, और किस तरीके से इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम व्याकरण में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रयोग इसमें क्या दिया गया है,
सूत्रम, सूत्र क्या आता है इसमें गुण संधि में, आद गुणः, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अर्थात यदि आ इत्यन्योः परे इ उ री री भविष्यति तर्हि तेषां स्थाने क्रमशः गुणस्य, ठीक है, जो गुण है, गुण क्या है, ए ओ और अल, इनको गुण कहा गया है गुण संधि में, ठीक है। आप देख सकते हैं इनको गुण कहा गया है, तो इनका आदेश होता है जैसे कि ऊपर नियमीकरण में बताया गया है। प्रयोग के सोपान के बाद आता है श्यामपट्ट सारांश का सोपान। फिर आप जैसे बच्चों को होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, कई बार आसानी से समझ नहीं आता और व्याकरण तो वैसे भी नहीं आता है, तो श्यामपट्ट सारांश के लिए मतलब यही है कि उसको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा समरी बनाने के लिए, अच्छे समझाने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं कि अ, ठीक है, फिर दीर्घ आ लिख दो, फिर उसके बाद प्लस में धन में ई और दीर्घी, इन दोनों अगर ये दोनों आते यानी आ है और छोटी ई है, ठीक है, तब भी ए आदेश होगा, और आ के बाद बड़ी ई है तब भी ए ही आदेश होगा। इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। और फिर आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें भी आप जो आपने प्रकरण पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसके लिए आप 3 से 4 प्रश्न छोटे से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है कक्षा कार्य का सोपान। अगर आपके पास समय शेष रहता है कक्षा में, ठीक है, तो आप कक्षा कार्य करा सकते हैं। बाकी इसमें भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न होने चाहिए, जैसे कि संधि करिए, ठीक है, नरधम उत्तमा, इसकी संधि क्या होगी, नरोत्तमा, महाधन ईशा महेशा, ठीक है, इस तरीके से 1 से 2 प्रश्न आप बना सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य का सोपान। जो प्रकरण आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आप कक्षा के स्तर के अनुसार गृह कार्य में दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।